आ रहा हूँ मैं, बच्चों आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, भूला मैं तुझ पे मर के, सॉरी, जिंदा हूँ तुझ पे मर के, भूला सब तुझको करके, कैसा है प्यार तेरा। हाँ, चलो बच्चों, आर यू एक्साइटेड टू स्टार्ट विद द वेरी नेक्स्ट कंसेप्ट एंड द वेरी लास्ट कंसेप्ट, जिसके बाद हमारा चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगले ना 15 से 20 मिनट मेरी बात सुन लो। 15 मिनट तक सुनोगे, कंसेप्ट दिमाग में घुस जाएगा। एक बार कंसेप्ट दिमाग में घुस जाएंगे, क्वेश्चंस आपके लिए मक्खन हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में ना घुसे, सर, अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में ना घुसे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, लेकिन कब बनेंगे? जब आपको क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कब बनेंगे? जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आ जाओ। धन्यवाद बेटा श्लोक, धन्यवाद। तुम ही हो बेटा जो मेरे टैलेंट्स को पहचानते हो। ठीक है, यू आर द ओनली वन। चलिए, लिख लीजिए अपने बुक में रेक्टिफिकेशन, लिख लीजिए अपने बुक में रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं? नाउ वी आर टॉकिंग इन द केस दैट इज रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होता कैसा है, मैं आपको रीजन बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला मान लीजिए मेरा एक ईयर है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22, एंड ये जो ईयर है, द ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 23। ये मेरा एक साल का पीरियड है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22 एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च 23। अब रेक्टिफाई करने के 3 स्टेजेस है। सबसे पहला क्या होगा सर? सबसे पहला तो मैंने ऑन 31 मार्च 23 मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पहले मैं इधर रेक्टिफाई कर लू। सेकंड ऑप्शन है, मैं 31 मार्च के दिन ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, लेकिन बुक्स को फाइनलाइज करने में कुछ टाइम लग जाता है। मान लीजिए मैंने बुक्स को फाइनलाइज किया ऑन 30 अप्रैल और एक महीना बीत गया। अगर इस एक महीने में मैंने एरर्स को रेक्टिफाई किया, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं? अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हम लोग रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? जो मेरा ईयर है 31 मार्च 23 के दिन जो खत्म हुआ है, 1 अप्रैल 22 के दिन जो स्टार्ट हुआ है, दैट इज फॉर माई फाइनेंशियल ईयर 2022-23। क्या इससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं? यस। क्या इस साल से रिलेटेड मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है? आंसर देंगे बच्चों, क्या इस साल से रिलेटेड मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल बन चुका है? यस। क्या इस साल से रिलेटेड मेरी बैलेंस शीट बन चुकी है? द आंसर इज यस। इस साल से रिलेटेड मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल बन चुका है, इस साल से रिलेटेड मेरा बैलेंस शीट भी बन चुका है। लेकिन सर, कुछ गलतियां जो पिछले साल की है ना, कुछ गलतियां जो मेरे पिछले साल की है वो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुई है। आइडियली गलतियों को रेक्टिफाई करने का सही टाइम क्या होता है? जब आपने गलती को पहचान लिया तभी रेक्टिफाई कर दो। अब जैसे आपको कोई पूछे कि बीमारी का इलाज करने का बेस्ट टाइम क्या है, आप बोलोगे जब बीमारी का पता चले ना, जल्द से जल्द उसका इलाज कर दो, अनलेस इट बिकम्स टू लेट। उसी तरीके से अगर आपको कोई पूछे कि रेक्टिफाई करना कब चाहिए, आप बोलो सर मेरे को तो जो दिन गलती मिले ना मैं रेक्टिफाई कर दूं। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस मिले तो तब करूंगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स मिले तो तब करूंगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि साल बीत गया, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज कर दिया, अब गलती मिल ही नहीं रही है ना। हम जानते हैं कि एज अ प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करें, लेकिन अगर गलती मिल ही नहीं रही है तो मैं करूं क्या? अब लॉजिकली सोचो, चमन ने जो एंटिटी में अकाउंटिंग करी है, चमन पूरे साल 365 दिन उसी एंटिटी में बैठा हुआ था एंड चमन उधर अकाउंटिंग कर रहा था। हम एज अ प्रोफेशनल जब जाएंगे ऑडिट करने, हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करने जाएंगे, क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम पूरे साल की गलतियां 3 से 4 दिन में आइडेंटिफाई कर ले? अरे बोलो बच्चों, जब हम किसी भी एंटिटी के ऑडिट पे जाएंगे जो पूरे साल की अकाउंटिंग है, क्या पूरे साल की अकाउंटिंग की गलतियां हमारे लिए पॉसिबल है? बिकॉज हम ऑडिट करने कितने टाइम जाएंगे असाइनमेंट पर? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। कोई बड़ी एंटिटी है, बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, तो उसका भी ऑडिट असाइनमेंट 1 महीने चलता है, 1 महीने से ज्यादा उसका असाइनमेंट नहीं चलता। अब क्या पॉसिबल है
एक महीने में, एक साल में जो भी गलतियां करी है उसको रेक्टिफाई करना नहीं। और अकाउंटेंट तो हमारा चमन है, चमन तो गलतियों का पुतला है। चमन ने न जाने कितनी सैकड़ों गलतियां करी होंगी एंड सारी गलतियां रेक्टिफाई हुई होंगी क्या? नहीं। मतलब कुछ ऐसी भी गलतियां होंगी इन रिलेशन टू द ईयर 2022-23 जो रेक्टिफाई कब होने वाली है? इन द ईयर 2023-24। अब यही गलतियां 2022-23 की 2023-24 में रेक्टिफाई कैसे होंगी, यही चीजें हमको इस कंसेप्ट में देखना है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द गलतियां जो है कौन से साल की? 22-23 की। मैं रेक्टिफाई कब कर रहा हूं? 23-24 में। अब फिर से बताओ बेटा एरर्स के टाइप्स कौन से होते हैं? फिर से बताओ एरर के टाइप कौन से होते हैं? सर या तो मेरे होंगे सिंगल साइडेड एरर, या तो मेरे होंगे सिंगल साइडेड एरर, या तो मेरे होंगे डबल साइडेड। ठीक, या तो मेरे होंगे सिंगल साइडेड एरर, या तो मेरे होंगे डबल साइडेड एरर। अब रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा बेटा? आपके लिए खुशखबरी है, रेक्टिफाई कैसा किया जाएगा? ऑन दिस स्टेज द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सेम एज स्टेज नंबर 2। क्या बात कर रहे हो सर, इतना सिंपल? अरे हाँ, अभी जो स्टेज नंबर 2 में हमने किया था ना, आई एम श्योर काफी बच्चों को लगा होगा कि सर स्टेज नंबर 2 के इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवाई। रीजन है ना, जो हमारा स्टेज नंबर 3 है ना, उसमें जो एंट्रीज होती है, एंट्री सारी की सारी क्या होती है? इट इज सेम एज स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में हम लोग सिंगल साइडेड एरर कैसे रेक्टिफाई किया करते? जो साइड में एरर है वो कर दिया, बैलेंस इफेक्ट हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उस केस में हम लोग डबल साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया करते? क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया, इस हिसाब से हम लोग रेक्टिफाई किया करते। क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम होगी? यस, द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विल बी सेम एज स्टेज नंबर 2, लेकिन सिर्फ एक चेंज होगा, ओनली वन चेंज होगा, एंड द चेंज इज कि जिधर भी आपको नॉमिनल अकाउंट दिख रहा होगा ना, जिस भी एंट्री में आपको नॉमिनल अकाउंट दिखेगा, मान लो आप गलती रेक्टिफाई कर रहे हो परचेज अकाउंट की, गलती रेक्टिफाई कर रहे हो सेल्स अकाउंट की, गलती रेक्टिफाई कर रहे हो कमीशन अकाउंट की, गलती रेक्टिफाई कर रहे हो आप इंटरेस्ट अकाउंट की, मतलब अगर आप जिस गलती को रेक्टिफाई कर रहे हो, इफ दैट गलती इज इन रिलेशन टू अ नॉमिनल अकाउंट, तो आपको उस अकाउंट का नाम नहीं लिखना, लेकिन आपको उसकी जगह पे कौन सा नाम लिखना है? आपको उसकी जगह पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब मुझे पता है काफी एजुकेटर्स क्या करते हैं, बस बता देते हैं कि P&L एडजस्टमेंट लिखना है एंड लॉजिक नहीं बताते, लेकिन मुझे पता है दैट लॉजिक क्रिएट्स मैजिक, तो हर चीज का मैं आपको लॉजिक दूंगा। अब लॉजिक क्या है इस चीज का ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला जो पिछले साल की गलतियां हैं, अब इधर आ जाओ, ठीक है, जो पिछले साल की गलतियां ध्यान से देखो। ऑन 31 मार्च हो सकता है मेरी कुछ गलतियां हो इन रिलेशन टू माई नॉमिनल अकाउंट, हो सकता है कुछ मेरी गलतियां हो इन रिलेशन टू द रियल अकाउंट, हो सकता है कुछ मेरी गलतियां हो इन रिलेशन टू पर्सनल अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने नॉमिनल अकाउंट में गलती करी है डेबिट क्रेडिट में, मैंने रियल अकाउंट में गलती करी है डेबिट क्रेडिट में, मैंने पर्सनल अकाउंट में गलती करी है डेबिट क्रेडिट में। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, पिछले साल के कौन से बैलेंसेस करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं? क्या पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट बैलेंसेस हम लोग करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं? द आंसर इज नो। क्या पिछले साल के रियल अकाउंट्स करंट ईयर में उठकर आए? यस। रियल अकाउंट का एग्जांपल दो, पिछले साल की असेट्स मैं करंट ईयर में लेकर आया हूं, पिछले साल की लायबिलिटीज मैं करंट ईयर में लेकर आया हूं। देन पर्सनल अकाउंट, पिछले साल के डेटर करंट ईयर में उठकर आए, पिछले साल के क्रेडिटर करंट ईयर में उठकर आए, पिछले साल के लोन्स करंट ईयर में उठकर आए, मतलब ये लोग कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसीलिए तो आपको पता होगा ना, जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स किधर जाते हैं? दिस गो टू द बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट के नीचे क्या मैं लिखता हूं? मैं बैलेंस शीट के नीचे लिखता हूं एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हमने लिखा होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23, बिकॉज ये बैलेंसेस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन ये सारे बैलेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। किधर राइट ऑफ कर देते हैं? बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन सारे अकाउंट को हम लोग राइट ऑफ कर दें बाय ट्रांसफरिंग देम टू द P&L। अब सिंपल है, अगर पिछले साल की गलती है, क्या पिछले साल के रियल अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड हुए हैं? यस। तो उसी अकाउंट में जाके रेक्टिफिकेशन करो। क्या पिछले साल के नॉमिनल पर्सनल अकाउंट्स मैंने इस साल में कैरी फॉरवर्ड किए? यस। मतलब पिछले साल का असेट इस बुक इस साल में भी दिख रहा है ना, तो डायरेक्टली उसी अकाउंट में जाके रेक्टिफिकेशन करो। पिछले साल का डेटर इस साल में भी आपने बुक्स में कैरी फॉरवर्ड किया है ना, तो आप उसी अकाउंट में एडजस्टमेंट कर दोगे। लेकिन क्या मेरा नॉमिनल अकाउंट पिछले साल का अभी के साल में कैरी फॉरवर्ड हुआ है? नहीं। अब जो कि मेरा पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो मैं एंट्री नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर क्या बात हो गई, पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट कैरी नहीं किया, मान सकता हूं, करंट ईयर में तो मैंने अकाउंट ओपन किया है। एक गलती का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है,
एक गलती का एग्जांपल लेता हूं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगल साइडेड एरर. मैंने लास्ट केस में क्या किया था, एक सेल्स. गलती क्या है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सेल्स डे बुक टोटल, सेल्स डे बुक टोटल was अंडरकास्ट बाय ₹10,000. बेटा एंट्री आप साथ में लिखो ना, हैंडराइटिंग आपको कितनी समझेगी मुझे नहीं पता है, एंड लिखी इसीलिए जाती है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ताकि आपको समझ में आ जाए. अब क्या बोला हुआ है, सेल्स डे बुक टोटल was अंडरकास्ट बाय ₹10,000. मैंने सेल्स डे बुक का टोटल क्या लिखा, 10,000 कम लिखा. अब सिंपल है, ये कौन सी गलती है सर, ये सिंपल गलती है कि सेल्स अकाउंट में मैंने ना क्रेडिट 10,000 रुपए कम किया. सेल्स अकाउंट में मैंने क्रेडिट 10,000 रुपए कम किया. अब रेक्टिफिकेशन करते हैं इस एंट्री का, लेकिन स्टेज क्या है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. अब मैंने आपको क्या बोला, रेक्टिफिकेशन ध्यान से देखो. सिंगल साइडेड एरर है, सोचना तो वैसे ही है. सोचना कैसे है, सस्पेंस टू सेल्स, सोच तो वही है. सस्पेंस क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सॉरी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. लेकिन जैसे ही मैं एंट्री लिखने वाला था ना, आपने बोला सर मैं क्या करता हूं ना, आपने बोला नहीं सर, आपने बोला सर मुझे वही एंट्री करनी है, मैं तो यही एंट्री करूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैं तो यही एंट्री करूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स. आपने बोला मैं यही एंट्री करूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स. क्या ये एंट्री सही है, नहीं. अब मुझे इधर पीएनएल एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है. सर आप क्या बोल रहे हो कि अगर नॉमिनल अकाउंट है जो कि सेल्स है तो मैं सेल्स ना लिखूं लेकिन मैं पीएनएल एडजस्टमेंट लिखूं. अब जानते हैं व्हाट इज द रीजन, क्यों मुझे आप सेल्स की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट लिखने के लिए बोल रहे हो. बेटा रीजन सिर्फ इतना है, रीजन इस चीज का बेटा सिर्फ इतना है. अब मान लो मैंने ये सेल्स में क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज, और मान लो मेरा करंट ईयर का सेल्स कितना है, जो मैंने एक्चुअली में करंट ईयर में किया है, दैट इज 10 लाख. अब बताओ मैंने करंट ईयर में सेल्स कितना किया है, 10 लाख रुपीज. पिछले साल का सेल्स कितना है, 10,000. मतलब इस बार मेरे सेल्स में टोटल कितना दिखेगा, 10 लाख 10,000. मेरे रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या दिखेगा कि मैंने 10 लाख 10,000 का सेल्स किया है. लेकिन क्या ये करेक्ट पिक्चर है, नहीं. क्या ये करेक्ट पिक्चर है, बिल्कुल भी नहीं सर. क्या मैंने 10 लाख 10,000 में करंट ईयर का सेल्स किया है, नहीं. मैंने करंट ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही सेल किया है. ये तो 10,000 का तो एरर रेक्टिफाइड है. अब अगर मैं इन सारे एरर्स रेक्टिफाइड को अलग से अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मुझे कैसा पता चलेगा. इसीलिए अब बड़ा ध्यान से देखो, जो मेरा अगला साल है 23-24, क्या उसमें मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, यस, बिकॉज पिछले साल का सेल्स में अभी बुक कर रहा हूं तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा. लेकिन रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्टली पता रहेगा कि करंट ईयर का सेल्स है 10 लाख रुपीस एंड जो पिछले साल की गलतियों को मैंने एडजस्ट किया है उसका इफेक्ट है 10,000, जो कि मुझे रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को झूठी पिक्चर नहीं दिखानी. रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सोचेगा, यार इस साल उन्होंने 10 लाख नहीं 10 लाख 10,000 करी है, लेकिन बेटा 10,000 ये साल की सेल्स नहीं है, ये तो पिछले साल की है. आपने बस ये बार रेक्टिफाई किया है, ठीक है. बताओ बच्चों समझ में आया क्या लॉजिक. इन शॉर्ट अगर एक लाइन में समराइज करना चाहूं तो रेक्टिफिकेशन आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स करो या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स करो, एंट्री तो सेम ही होने वाली है. जस्ट द वन चेंज इन दैट केस विल बी कि आप सोचोगे तो वही एंट्री, बस लिखते समय जिधर भी नॉमिनल अकाउंट का नाम आएगा ना, आप कसम खा लोगे कि आप उधर नॉमिनल अकाउंट की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे. बताओ बच्चों, सोचना वही है, सोच वैसी रखनी है, बस लिखते समय आप क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बताओ बच्चों आपको लॉजिक समझ में आया क्या. आप एक काम करो, आप मस्त सा लॉजिक लिख लो, है ना. आप क्या करो, आप ये डायग्राम पूरा बना लो, पूरा क्या, हाँ बेटा पूरा मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे. एक तो स्टेज नंबर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे. आफ्टर फाइनलाइजेशन मतलब पिछले साल का ट्रेडिंग बन चुका है, पिछले साल का पीएनएल बन चुका है. अब सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, अकाउंटिंग कैसे होगी, सेम एज स्टेज नंबर 2. बेटा डायग्राम बनाओ, बिकॉज एग्जाम से एक दिन पहले ना ये डायग्राम से हेल्प करेंगे. अब जो एंट्री होनी है इट विल बी सेम एज स्टेज नंबर 2. बस चेंज क्या होगा, द ओनली चेंज विल बी जिधर भी आपको नॉमिनल अकाउंट दिख जाए उसको पकड़ो और उसकी जगह पे क्या लिखोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट. नॉमिनल अकाउंट को पकड़ो एंड उसकी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दोगे. अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्यों लिखा जाएगा, मैंने आपको रीजन बताया. रीजन उसका सिंपल है, उसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर मैं सेल्स में करूंगा, परचेज में करूंगा, कमीशन में करूंगा तो लोगों को करंट ईयर में लगेगा कि ज्यादा हुआ है, लेकिन क्या वो करंट ईयर का सेल्स है, नहीं, वो पिछले साल का सेल्स है
जो मैंने करंट ईयर रेक्टिफाई किया है, तो अलग से पता चले कि करंट ईयर का कौन सा है, अलग से पता चले कि पिछले साल का रेक्टिफाई कौन सा किया हुआ है। इसीलिए मैं सबको एक अलग कॉमन अकाउंट दैट इज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, देन उसका आप लॉजिक लिख लो। ये आप लॉजिक लिख लो कि अगर मैं 2 सेल्स करता तो करंट ईयर का सेल्स 10-10 दिखता, अगर मैं पीएनएल एडजस्टमेंट करूं तो करेक्ट पिक्चर दिखेगी कि सेल्स करंट ईयर का 10 लाख है एंड एडजस्टमेंट मैंने किया है 10,000 रुपए का। लिखो बच्चों, थोड़ा सा साइड हो जाओ सर, थोड़ा सा साइड हो जाओ। ठीक है बेटा, लिख लो, लिख लो बेटा, लिख लो। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, आप क्लियरली लिख लो। ओके बेटा, अब क्या बचा है? अब तो सिंपल हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसीलिए अब जब मैंने आपको स्टेज नंबर 2 करवाया था ना, पता है मुझे कुछ बच्चे बोलेंगे अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया। अरे लॉजिक है सबके पीछे, क्यों नहीं करवाया? बिकॉज स्टेज नंबर 3 कर लिया तो स्टेज नंबर 2 सेम ही तो है, सोच तो सेम ही जा रही है, बस लिखते समय हम लोग स्टेज नंबर 3 में नॉमिनल अकाउंट की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहे हैं। इतना ही है ना, इतना ही है ना बबुआ, ओ बबुआ इतना ही है ना। टन 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 टारा टन 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 टारा टन 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 टारा। बच्चों आईपीएल फॉलो कर रहे हो क्या? आईपीएल फॉलो कर रहे हो? कल क्या मैच देखा? कल क्या मजा आया, मतलब मैं ना कसम से बोलता हूँ यार, इंडिया में धोनी की क्या फैन फॉलोइंग है। जियो सिनेमा पे मैं मैच देख रहा था, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, टीवी तो देखता ही नहीं हूँ, घर पे टीवी है लेकिन देखता तो नहीं हूँ। अब जियो सिनेमा पे ना ऊपर दिखाता है कि एक्चुअल वॉचिंग कितनी आ रही है। मुझे पता है जब धोनी बैटिंग करने नहीं आया था, कल के मैच में पता होगा धोनी हार्डली 3 बॉल खेलने आए, जिसमें 2 बॉल में उन्होंने छक्के लगाए। और बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे कि उसी के कारण टीम मैच जीता, बिकॉज सिंपल है ना, सिंपल है। सीएसके कितने रन से जीता? 12 रन से। धोनी ने कितने मारे? 12 रन। अब लोगों का तो लॉजिक है, लोगों का तो लॉजिक है, लेकिन आप फैंडम देखो, 1.3 सीआर लाइव वॉचिंग आ रही थी। जैसे ही धोनी क्रीज पे मैच देखने आए ना, हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर इट रोज टू 1.8 सीआर। मतलब सोचो बेटा, एक आदमी के बैटिंग पे आने पे वो 3 बॉल देखने के लिए कितने लोग आ गए लाइव? 50 लाख लोग। इट्स द फॉलोइंग, इट इज द फॉलोइंग। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है फिर कर सकते हैं क्या कंटिन्यू? आज के मैच का क्या हो रहा है? माना तू है फर्श पर, तेरा हक तो है शिखर, हर कदम से वो चुके अपनी मंजिल के तू जिक्र, चर्चा हो इस बात का दुनिया की जुबान पर, ऊपर वाले ने बनाया है क्या तेरे दोनों हाथों को तलवारें पिघला कर। हो 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 हो। चलिए बच्चों फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो 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 हो। चलिए एक बार थ्योरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दैट इज करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। Correction of all the accounts concerning the nominal account, that is expenses and income, shall be made through a special account. उस स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है? या तो आप इसे प्रायर पीरियड आइटम्स कहो, हम उसका नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है? दीज आर मटेरियल्स, इनकम्स और एक्सपेंसेस दैट अराइज इन द करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ ओमिशन और एरर इन द प्रायर पीरियड। पहले की गलती आप अभी क्या कर रहे हो? सुधार रहे हो। प्रायर पीरियड आइटम्स शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द करंट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पीएनएल में अलग से दिखनी चाहिए, इसीलिए तो मैं पीएनएल एडजस्टमेंट में कर रहा हूं, एज द नेचर और इंपैक्ट ऑन द पीएनएल। चलो बिना दिमाग लगाए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। साथ में आ जाओ, साथ में क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर सकते हैं? यस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st December 2021 इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होने के बावजूद भी आपने क्या किया? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर लिया, बिकॉज गलतियां मिल ही नहीं रही थी। अ डिफरेंस ऑफ ₹830 क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट वाज कैरिड फॉरवर्ड टू द सस्पेंस अकाउंट। अब मैंने आपको बोला ना, गलतियां मिल गई रेक्टिफाई करो, अगर गलतियां नहीं मिल रही है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। एंड वही हुआ, सस्पेंस अकाउंट में मैंने 830 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। अब ये बात हो रही है बेटा 31 दिसंबर 21 की। अगला साल आया, दैट इज 31 दिसंबर 22, वो वाला साल। और 2022 में मैंने गलतियों का फाइनली पता लगा लिया, लेकिन ये रेक्टिफाई करना है।
एंड रेक्टिफाई कब करना है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। पहला क्या बोला हुआ है? अ सेल ऑफ ₹2300 टू माला, अ सेल ऑफ ₹2300 टू माला। क्या बोला हुआ है? अ सेल ऑफ ₹2300 टू माला। बेटा वीडियो लाइक कर लो, ठीक है। अ सेल ऑफ ₹2300 टू लाला was posted to the credit of माला। अरे ये तो अर्थ पे अनर्थ हो गया। मैंने लाला को सेल किया, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मैंने लाला को सेल किया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स। शॉर्ट में लिखता हूं आपके समझने के लिए, एंट्री होनी चाहिए थी लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हमने क्या करी? was posted to the credit of माला है, was posted to the credit of माला है। सबसे पहले तो लाला अकाउंट को क्या करना चाहिए था? डेबिट। आपने लाला की जगह पे क्या किया? माला किया। आपने लाला की जगह क्या किया? माला। दूसरा, माला को भी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आ जाओ बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सिंपल है, लाला अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? नहीं। तो आप लाला अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से? तो आप लाला अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से? 2300 रुपीज। तो आप लाला अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से? 2300 रुपीज। अगली हम लोग बात कर रहे हैं, क्या माला अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, लेकिन गलती से क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर दो कितने से? 2300। सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं, सेल्स अकाउंट 2300 से क्रेडिट होना चाहिए था। सेल्स अकाउंट 2300 से क्रेडिट हुआ है, कोई भी गलती नहीं। बचा कुचा जिसका कोई नहीं होता उसका क्या है? सस्पेंस अकाउंट करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। अब इधर P&L एडजस्टमेंट नहीं आया क्या? नहीं। क्यों? रीजन सिंपल है, लाला अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, माला अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का तो कोई नेचर होता ही नहीं, तो इधर P&L एडजस्टमेंट आएगा ही नहीं। बात करते हैं अगले ट्रांजेक्शन की। द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2021 फॉर 1240 वेर नॉट पोस्टेड इन द लेजर। क्या बोला हुआ है? रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल कितना है? 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का मैंने टोटल लिखा ही नहीं है। सेल्स रिटर्न का टोटल नहीं लिखना मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में 1240 कम डेबिट हुआ है। सेल्स रिटर्न अकाउंट में 1240 कम डेबिट हुआ है। मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट में 1240 डेबिट करने ही जा रहा था कि पीछे से एक हाथ आया और उसने मुझे हाथ पकड़ लिया एंड कहा रुको, क्या तुम लिखने जा रहे हो सेल्स रिटर्न? हाँ। मैंने बोला क्या तुम सेल्स रिटर्न लिखने जा रहे हो? हाँ। बोला आप सेल्स रिटर्न नहीं लिख सकते, जो कि सेल्स रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको सेल्स रिटर्न की जगह क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1240। अब सिंगल साइडेड एरर है तो बिंदास क्या करोगे? टू सस्पेंस अकाउंट। सिंगल साइडेड एरर ना, बिंदास करो टू सस्पेंस अकाउंट 1240। बिंदास करो टू सस्पेंस अकाउंट 1240। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया मैंने 1240, टू सस्पेंस अकाउंट किया मैंने 1240। सिंपल है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, ठीक है। फ्रेट पेड ऑन मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 21। 1 जनवरी 21 के दिन मैंने मशीनरी खरीदी जिस पर मैंने फ्रेट पे किया 5600। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने असेट खरीदा तो असेट को जिस कंडीशन में आपको यूज करना है उस कंडीशन में लाने तक के असेट के सारे खर्चे कैपिटलाइज होने चाहिए। मतलब क्या ये 5600 भी कॉस्ट ऑफ द असेट में कैपिटलाइज होना चाहिए था? यस। लेकिन क्या बोल रहा है? वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 5600। सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 5600 से। आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है क्या? नहीं। तो आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो कितने से? 5600। अगली बात करते हैं, मैंने क्या किया? मैंने फ्रेट अकाउंट में डेबिट कर दिया। पहली बात तो फ्रेट अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, और फ्रेट अकाउंट को डेबिट किया तो किया, और कितने से डेबिट किया? 6500। फ्रेट अकाउंट को गलती से डेबिट किया ना तो क्रेडिट कर दो। लेकिन जैसे ही मैं सेल्स फ्रेट अकाउंट को क्रेडिट करने जा रहा था, एक हाथ आया पीछे से, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला अर्थ पे अनर्थ हो जाएगा बेटा। अगर तुमने टू फ्रेट लिखा ना तो अर्थ पे अनर्थ हो जाएगा। फ्रेट का नेचर क्या है बेटा? फ्रेट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है। अगर नॉमिनल अकाउंट लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सोचना तो फ्रेट ही है, सोचना तो नॉमिनल ही है, बस लिखना क्या है? टू P&L एडजस्टमेंट। बस लिखना क्या है बेटा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5600, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 6500। अब बचा हुआ डिफरेंस किधर जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। आप कर दोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से? 900। एज सिंपल एज दैट। चलिए बात करते हैं अगले ट्रांजेक्शन की। While carrying forward the total of purchase account to the next page, ये हम लोगों ने डिस्कस किया ना, परचेज बुक में जितना एक पेज का टोटल होता है उसे हम लोग अगले पेज में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब जब मैं टोटल कैरी फॉरवर्ड कर रहा था तो मैंने 65590 लिखा इंस्टेड ऑफ 56950। बताओ डिफरेंस कितना है? बताओ डिफरेंस कितना है? मुझे
कितना लिखना चाहिए था 56950, मैंने आगे पीछे कर दिया एंड हमने लिख कितना दिया है 65690। बताओ डिफरेंस कितना होगा, बताओ बच्चों डिफरेंस कितना होगा। 65590 65590 माइनस 56950 इट कम्स टू 8640। कितना आ रहा है बेटा, इट कम्स टू 8640। अब क्या हुआ ध्यान से देखो, मैंने परचेज अकाउंट में ज्यादा लिख दिया, मैंने परचेज अकाउंट में ज्यादा लिख दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट ज्यादा से हो गया। परचेज अकाउंट में ज्यादा लिख दिया मतलब परचेज अकाउंट डेबिट ज्यादा से हो गए, कम कर दोगे। अब परचेज को कम करना है तो क्रेडिट करूंगा। जैसे ही मैं परचेज अकाउंट क्रेडिट करने जा रहा था फिर से वही हुआ, एक हाथ आया पीछे से एंड उसने बोला क्या लिखने जा रहे हो, मैंने बोला परचेज अकाउंट। बोला पागल हो क्या, परचेज अकाउंट नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज पता नहीं क्या परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट नहीं आता। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला सॉरी सॉरी सॉरी, अगली बार से गलती नहीं होगी। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एंड डेबिट किसे करूंगा, डेबिट मैं करूंगा बेटा और किसे, सिंगल साइडेड एरर तो बचा कुछ डेबिट आप कर दो सस्पेंस अकाउंट को, कितने से 8640। अब बच्चों आपको अपनी शक्तियों का पता नहीं चल रहा है, आप इतने शक्तिशाली हो चुके हो, आप इतने ताकतवर हो चुके हो कि देखते देखते आपने 4 एंट्री बना भी ली। अगला क्या बोला हुआ है, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मेहता फॉर ₹9,000। क्या बोला हुआ है, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मेहता ₹9,000 was not entered in the books at all। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मेहता टू मशीनरी अकाउंट 9,000, मैंने एंट्री करी है क्या, नहीं करी है। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन 1 जनवरी 21 was 7,500। ध्यान से देखो बच्चों, मैं ये रेक्टिफिकेशन कब कर रहा हूं 2022 में, ये मुझे बुक वैल्यू कब दी है ऑन 1 जनवरी 21, मतलब पिछले साल की शुरुआत में। मेरा करंट ईयर कौन सा है, ड्यूरिंग द ईयर 2022, 2021 के एंड में नहीं, मुझे 2021 के शुरुआत में दिया है कि उसका बुक वैल्यू कितना था 7,500 एंड इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब इससे रिलेटेड वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, सेल ऑफ असेट, मैंने क्या किया है सेल ऑफ असेट, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड किया है क्या, नहीं। अब जो कि सेल ऑफ असेट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट दिख रही है, लेकिन जब मैं फिजिकली असेट को देखने गया तो असेट दिख ही नहीं रही है। अब ध्यान से देखेंगे, उस असेट का बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 21 कितना था, उस असेट का बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 21 कितना था, 7,500 रुपए। अब अगर मैंने सेल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है, लॉजिकल है, अगर मैं पिछले साल में सेल रिकॉर्ड कर देता तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, जो कि मैंने पिछले साल में सेल रिकॉर्ड नहीं किया है तो मैंने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा, सिंपल है ना। बिकॉज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी बुक्स दिख रही होंगी, जितनी भी असेट्स दिख रही होंगी, मैंने उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। मतलब इस 7,500 पर मैंने 10% 750 डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा एंड उस असेट का कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा करंट ईयर में, करंट ईयर में कितना बैलेंस उसका कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा ऑन 1 जनवरी 22 में 6750। अब मेरे बुक्स में एक असेट दिख रही है 6750 की, ओनर ने बोला यार ये असेट बुक्स में दिख रही है, ये असेट फिजिकली तो दिख ही नहीं रही, ओनर ढूंढ रहा है फिजिकली, यार ये 6750 की बिल्डिंग बोल रहा हूं, मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हम ढूंढ रहे, ढूंढने पर पता लगाया तो मैनेजर बोल रहा है सर ये मोबाइल तो पिछले साल ही बिक गया। अब गधे, अगर ये फोन पिछले साल में बिक चुका है तो आज ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों दिख रहा है। अब हमने देखा तो आज ये फोन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का दिख रहा होगा, 6750। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 7,500 पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है, अगर सेल की एंट्री बुक नहीं करी है मतलब डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा एंड करंट ईयर की शुरुआत में इस असेट से रिलेटेड कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है 6750। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस असेट को डिरेकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बोलो सेल की एंट्री होगी क्या, मेहता अकाउंट को सेल किया ना, हम लोग करेंगे मेहता अकाउंट डेबिट, कितने से 9,000 रुपीज टू असेट अकाउंट, असेट अकाउंट कितने से डिरेकॉग्नाइज करेंगे 6750 एंड सिंपल है। 6750 की असेट को मैंने 9,000 में बेचा तो मैं करूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं करूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। लेकिन फिर से वही बात, जैसे मैं टू प्रॉफिट ऑन सेल करने जा रहा था पीछे से एक हाथ आया एंड उसने बोला बेटा सेल कब किया है, पिछले साल में, तो चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे, कितना 2250, कितना बेटा 2250। बताओ बच्चों समझ में आया क्या, ये एंट्री को उठाकर इधर लिख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन हो गया हमारा, बताओ बच्चों समझ में आया क्या। इस क्वेश्चन में बस लास्ट एंट्री मेरे हिसाब से थोड़ी सी अच्छी थी। आपको क्या करना है, आपके पास जो बुक है ना, इस लास्ट एंट्री को ना स्टार कर लेना है, बिकॉज स्मार्ट वर्क देखो बच्चा,
अब जो हमारा नया सिलेबस है या ओल्ड सिलेबस भी कहो, हमारे पास सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए ना एग्जाम से पहले बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन का टाइम होता है। अब क्या पॉसिबल है हम लोग सारे क्वेश्चंस देखें? नहीं। तो अभी से ही क्या करोगे, अगर आप इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स को स्टार मार्क करके टिक करके लिखना स्टार्ट कर दोगे तो बेनिफिट क्या होगा ना बेटा, अगली बार बेनिफिट कब होगा, अगली बार बेनिफिट होगा बच्चों। क्या बेनिफिट होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज कॉमन पॉइंट्स, जो पॉइंट सारे क्वेश्चन में वो घड़ी घड़ी थोड़ी पढ़ने, बस यूनिक 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 वाले पॉइंट्स पढ़े एंड क्वेश्चन खत्म। पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई मैंने कर दिया। एंड डू यू हैव एनी कमेंट्स टू मेक? अब कमेंट्स टू मेक क्या है, सिंपल है। क्या मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला था? नहीं, इन्होंने सस्पेंस अकाउंट भी बना दिया है, न जाने क्यों। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना दिया है, न जाने क्यों। ठीक है, अब कमेंट हम लोगों ने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में सारे इफेक्ट्स देने के बाद और बैलेंस दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट में, हमने कहा या सस्पेंस अकाउंट में और बैलेंस दिखना मतलब अभी भी सारी एरर्स रेक्टिफाई नहीं हुए, कुछ एरर्स ऐसे भी हैं जो अभी रेक्टिफाई करने के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो चुका है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, बिकॉज इस क्वेश्चन में ना हमने पूरे चैप्टर को समराइज कर लिया। क्या बोल रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट द एरर्स वर डिटेक्टेड एट ऑल द 3 स्टेजेस। मतलब एरर सेम ही है, लेकिन अगर आपने इसको बिफोर ट्रायल बैलेंस पता किया, आफ्टर ट्रायल बैलेंस पता किया या आफ्टर फाइनल अकाउंट्स पता किया, तो तीनों स्टेजेस में रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। आ जाओ बेटा, अपना जो बुक है ना, अपने बुक को ना आप 3 कॉलम में डिवाइड कर दोगे। अपने बुक को आप क्या करोगे, 3 कॉलम में डिवाइड कर दोगे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ये क्या है, स्टेज नंबर 1। अब मैं स्टेज नंबर 1 लिख रहा हूं, आपको समझ जाना है। स्टेज नंबर 1 मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले का रेक्टिफिकेशन। स्टेज नंबर 2 मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट से पहले का रेक्टिफिकेशन। एंड स्टेज नंबर 3 मतलब अगले साल में फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद का रेक्टिफिकेशन। बताओ बच्चों, सबसे पहला क्या है, परचेज प्लान फॉर ₹10,000 रॉन्गली पास थ्रू द परचेज अकाउंट। मैंने 10,000 रुपए का प्लान परचेज किया है, परचेज ऑफ असेट है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, प्लांट अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया, परचेज अकाउंट से पास कर दिया, सिंपल है। बताओ एंट्री क्या होगी, परचेज ऑफ प्लांट है ना, एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया, प्लांट अकाउंट 10,000 से डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या, नहीं, तो डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट 10,000 से डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं, हो गया, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगला सर स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 में सर सेम एंट्री होगी। क्या होगी, सेम एंट्री होगी, बिकॉज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में डिफरेंस किस में आता है, सिर्फ सिंगल साइडेड एरर में। डबल साइडेड एरर तो वही है, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। अब क्या स्टेज 3 में भी सेम है, यस, स्टेज 3 में भी वही लॉजिक है, डबल साइडेड एरर में क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। लेकिन हर बार स्टेज 3 में पीछे से एक हाथ आएगा एंड हमको बोलेगा चेक करो क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, यस सर प्लांट अकाउंट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, तो आप प्लांट अकाउंट डेबिट तो कर सकते हो 10,000 से, लेकिन जब क्रेडिट करने की बारी आएगी, क्या मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर सकता हूं, नहीं, मैं क्रेडिट करूंगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विद 10,000। अब बड़ा कंपेयर करके पढ़ने में जो मजा है ना वो कहीं और कहा। ठीक है, बताओ बच्चों समझ में आया क्या। डबल साइडेड एरर में स्टेज नंबर 1 में जैसी एंट्री होगी, स्टेज नंबर 2 में वही एंट्री होगी, स्टेज नंबर 3 में भी वही एंट्री होगी, बस एक चेंज होगा, दैट इज अगर आपका एरर जो है इफ इट इज अ डबल साइडेड एरर और अगर अकाउंट कंसर्न इज अ नॉमिनल अकाउंट तो उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर 2 की। ठीक है, सेल्स डे बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय ₹1,000। आपने सेल्स बुक का टोटल 1,000 रुपए से कम लिखा, सिंगल साइडेड एरर है बेटा। क्या एरर है, सिंगल साइडेड एरर। बताओ सेल्स बुक में मैंने 1,000 रुपए कम लिखे, आ जाओ, सेल्स बुक में मैंने 1,000 रुपए कम लिखे हैं, सेल्स बुक में मैंने 1,000 रुपए कम लिखे हैं, बताओ एंट्री क्या होगी। बताओ बच्चों, सेल्स बुक में मैंने 1,000 रुपए कम लिखे हैं, बताओ एंट्री क्या होगी। बताओ बच्चों एंट्री क्या होगी, अगर सेल्स बुक में मैंने 1,000 रुपए कम लिखे हैं, अगर सिंगल साइडेड एरर है सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सेल्स अकाउंट में 1,000 रुपए कम क्रेडिट किए ना, सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1,000। सिंपल है, बताओ बच्चों समझ में आया क्या। सेल्स अकाउंट में आपने 1,000 रुपए क्रेडिट कम किए तो सेल्स अकाउंट में 1,000 रुपए जाकर क्रेडिट कर दोगे। अगर आप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो टू सेल्स अकाउंट करोगे, सेल्स अकाउंट को 1,000 रुपए से क्रेडिट तो करोगे, लेकिन डेबिट किसे करना पड़ेगा, बचे हुए अकाउंट दैट इज सस्पेंस अकाउंट को। डेबिट किसे करना पड़ेगा, बचे हुए अकाउंट दैट इज सस्पेंस अकाउंट। जब इसी को रेक्टिफिकेशन हम लोग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं
तो क्या एंट्री सेम होती है? यस, एंट्री सेम होती है, लेकिन बस एक डिफरेंस होता है, जिधर भी नॉमिनल अकाउंट है उधर आप पीएनएल एडजस्टमेंट लिखोगे। क्या सस्पेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट? नहीं, तो आप सस्पेंस अकाउंट की जगह सस्पेंस अकाउंट ही लिखोगे। लेकिन सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो उसकी जगह में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दूंगा, सिंपल है। बताओ बच्चों, आप समझ में आ रहा है क्या? अब आप जो तीनों चीजें कंपेयर करके पढ़ रहे हो ना, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज्यादा डेवलप होगी। आई एम श्योर ऑन दैट पार्ट। ए हो गया, बी हो गया। चलिए बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर सी की। कैश पेड टू मिस्टर एक्स रुपीज 1000 वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 100। मैंने एक्स को कैश पे करी 1000 रुपए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एक्स टू कैश 100। अब मैंने टू कैश तो 100 ही किया, लेकिन एक्स अकाउंट में डेबिट कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 100। एक्स अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था? 1000। एक्स अकाउंट में मैंने डेबिट कितना किया है? सिर्फ और सिर्फ 100। तो सिंगल साइडेड एरर है। इधर आप करोगे एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 900, एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 900। सिंपल है ना। सेकंड केस में क्या होगा? स्टेज नंबर 2 में एक्स अकाउंट को आप डेबिट करो, एक्स अकाउंट को आप 900 से डेबिट करो, बचा हुआ इफेक्ट बस आप सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। और क्या इन दोनों में कोई भी नॉमिनल अकाउंट है? नहीं, तो यही सेम एंट्री स्टेज नंबर 3 पे होगी। स्टेज नंबर 3 पर यही सेम एंट्री होगी। देखते ही देखते 3 केस डिस्कस हो गए भाई और बहनों। आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, आपको अंदाजा भी नहीं लग रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर डी, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी फॉर रुपीज 3500 एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज रुपीज 500। टी से मैंने कितने के गुड्स खरीदे? 3500 रुपए के। मैंने परचेज डे बुक में एंट्री ही कितने से करी? 500 से। अब परचेज डे बुक में एंट्री ही 500 से करना मतलब डबल साइडेड एरर है, बिकॉज जो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू टी 3500, आपने एंट्री कर दी परचेज टू टी 500। क्या एंट्री करेंगे सर? डबल साइडेड एरर ना, कर दो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होना चाहिए था? 3500। कितने से डेबिट हुआ है? 500, तो 3000 से और डेबिट कर दोगे। टू टी अकाउंट आप 3000 से और कर दोगे। अब जो कि डबल साइडेड एरर है, तो स्टेज नंबर 2 पे भी एंट्री सेम होगी। अगर बात करें स्टेज नंबर 3 की, तो मैं वही एंट्री करता, लेकिन एक चीज चेक करोगे, क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है? हाँ जी, परचेज अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, आप उसकी जगह लिख दीजिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू टी अकाउंट 3000। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू टी अकाउंट 3000। बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू टी अकाउंट 3000, समझ में आया क्या? And now let us talk about the last thing, that is paid salary for rupees 3500 wrongly passed to the wages account। क्या बोल रहा है? मैंने 3000 रुपए की सैलरी पे करी है, लेकिन मैंने वेजेस अकाउंट से पास किया। डबल साइडेड एरर है। बताओ, सैलरी पे करिए ना, सैलरी पे करिए ना, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द एंट्री शुड हैव बीन सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, बिकॉज वेजेस गलती से डेबिट हो गया, क्रेडिट कर दो। सैलरी डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो डेबिट कर दो। कितने से? 3000। अब डबल साइडेड एरर है तो स्टेज 1 स्टेज 2 सेम, डबल साइडेड एरर है तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में सेम। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। सर इधर तो दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, इधर तो दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या पीएनएल एडजस्टमेंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट करेंगे? यस। तो क्या हम लोग पीएनएल एडजस्टमेंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट करेंगे? यस। अब क्या लॉजिक हुआ ये पीएनएल एडजस्टमेंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट का? बड़ा सिंपल है ना, ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करने का एक ही लॉजिक हुआ। पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट कर रहे हो मतलब आप प्रॉफिट 3000 से कम कर रहे हो, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट कर रहे हो मतलब आप प्रॉफिट 3000 से बढ़ा रहे हो, मतलब प्रॉफिट आपका क्या रहा? इन शॉर्ट इस एंट्री के बाद आपका प्रॉफिट अनचेंज ही रहा। उसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, उसी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। इन शॉर्ट जो आपका प्रॉफिट है वो सारे केसेस में क्या रहा? अनचेंज रहा। आपका जो प्रॉफिट है वो ऑल द केसेस में अनचेंज रहा। तो ठीक है बच्चों, बाय दिस वे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो ना, मगज में आया क्या? बोलो ना, समझ में आया क्या? बोलो ना, मगज में आया क्या? जिज्जू के चीज, 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 जिज्जू के चीज। जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने बाद चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के बाद चैप्टर खत्म। लेकिन क्या हमारा साथ खत्म हो जाएगा? नहीं बच्चों, अरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड रिवीजन लेक्चर भी तो आएगा। किधर आएगा? इसी यूट्यूब चैनल पर। सो मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ताकि आपको सारे जो सब्सिक्वेंट रिवीजन लेक्चर्स है वो भी मिले।
बिकॉज देखो बच्चों, जो स्पीड की बात करें ना, रेगुलर लेक्चर में हम लोग चलते 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 हमको डेस्टिनेशन तो एक ही जाना है, दैट इज चैप्टर में एक्सपर्टीज लेनी है। अब रिविजन लेक्चर में हम लोग चलते 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 उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सुपर 50 के फास्ट ट्रैक लेक्चर में हम लोग जॉगिंग करते 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 उस स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एंड लास्टली जो हमारा रिवीजन लेक्चर होगा ना, जो हमारा मैराथन होगा ना, उसमें हम लोग भाग भाग के उसमें सॉरी ये तो आप इसी स्पीड में मैराथन कर रहे थे बेटा, ऐसे ठीक है, डुन 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 डुन, ऐसे हम लोगों को भाग भाग के किधर पहुंचना है, भाग भाग के हमें पहुंचना होता है टुवर्ड्स द कंक्लूजन। एंड ये चीज कब होती है बेटा, इन द रिवीजन लेक्चर, जो आपको मैराथन फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखेंगे। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 वेर क्लोज विद द डिफरेंस इन द बुक्स कैरीड फॉरवर्ड। 31 मार्च 22 के दिन मैंने बुक्स क्लोज कर दिया, जितना भी डिफरेंस था उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली, दैट इज अगले साल में एरर्स को पहचाना। नीचे पूछ क्या रहा है, पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द नेक्स्ट ईयर, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एंड स्टेट द इफेक्ट दैट इट वुड हैव इन द प्रॉफिट। आप एंट्रीज तो करो, सस्पेंस अकाउंट इजीली बन जाएगा, इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड हम लोगों को पास करनी है जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड हम लोगों को पास करनी है जर्नल एंट्रीज। आ जाओ बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ बच्चों। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, वही लॉजिक है, एंट्री सोचनी वैसे ही है, बस जिधर भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा उधर एक हाथ आ जाएगा और हाथ खींच के क्या बोलेगा, चुपचाप पीएनएल एडजस्टमेंट लिख, चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना है। क्या बोला है, रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹100। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज बुक रिटर्न का टोटल किधर जाता है, क्रेडिट साइड में। अब परचेज रिटर्न बुक में मैंने ₹100 क्रेडिट कम किया है, परचेज रिटर्न बुक में ₹100 कम क्रेडिट किया है, तो 2 परचेज रिटर्न कर दो। लेकिन परचेज रिटर्न तो कर नहीं सकता, तो 2 पीएनएल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने से 100। एंड सिंगल साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो। अब बेटा अपनी स्पीड बढ़नी चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग भी काफी डिटेल लेवल पर पहुंच चुकी है। ट्रांजेक्शन नंबर क्या ए है या 1 है, ट्रांजेक्शन नंबर ए है या 1 है, ए है या 1 है, ए है, ए है, ए है। ठीक है, एग्जाम में भी ये भी ध्यान रखना, अगर सब क्वेश्चंस आपको 1 2 3 दिए हुए हैं तो आंसर में 1 2 3 लिखना, एबीसी लिखे हुए हैं तो एबीसी लिखना है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है एग्जाम में, बिकॉज एग्जामिनर कौन सी छोटी बात पकड़ ले मार्क्स काटने के लिए, यू नेवर नो। बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर बी की। ₹1500 being the total of discount column on the credit side of the cash book was not posted। क्या बोला हुआ है, ₹1500 being the total of discount column on the credit side of cash book। बताओ बच्चों, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में कौन सा डिस्काउंट आता होगा, इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड आता होगा, सिंपल है ना। कैश बुक के क्रेडिट साइड में कौन सा डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड में मैंने ₹1500 लिखे ही नहीं है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड में 1500 क्रेडिट नहीं किए तो कर दो, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट नहीं कर सकता तो 2 पीएनएल एडजस्टमेंट कर लूंगा, कितने से 1500। डेबिट किसे करोगे, सिंपल है, सिंगल साइडेड एरर है तो चुपचाप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो 1500 से। ठीक है, सिंपल टिम्पल। चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। देखो हाँ, CDEFG 5 ट्रांजेक्शंस बाकी है, देन चैप्टर खत्म। क्या बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शन नंबर सी, 6000 being the cost of purchase of office furniture was debited to purchase account है। सर फर्नीचर खरीदो ना तो चुपचाप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो, और परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं मैंने कर दिया है, लेकिन 2 परचेज नहीं लिखूंगा जो कि परचेज नॉमिनल है, तो 2 पीएनएल एडजस्टमेंट लिखूंगा। अब क्या हर क्वेश्चन में थोड़ी आपको बोलूंगा कि पीछे से एक हाथ आया और उसने बोला पीएनएल एडजस्टमेंट लिखो। अभी तक हमारा लॉजिक इतना डेवलप हो चुका है, अभी हम डायरेक्ट पीएनएल एडजस्टमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, 6000। अगली बात करते हैं, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹760 was wrongly posted as 670 in the customer's account in the sales ledger। क्या बोला हुआ है, एक क्रेडिट सेल किया हुआ है 760 का, लेकिन जब मैंने कस्टमर अकाउंट को डेबिट किया, जब मैंने कस्टमर अकाउंट को डेबिट किया तो मैंने कस्टमर अकाउंट में डेबिट कितना किया, बोलो बेटा। जब मैंने कस्टमर अकाउंट में डेबिट किया तो मैंने कस्टमर अकाउंट में डेबिट कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 670। तो कस्टमर अकाउंट में और डेबिट करना पड़ेगा कितना, 90 से। कस्टमर अकाउंट में और डेबिट करना पड़ेगा, आप कस्टमर कह लो या डेटर कह लो, आप कस्टमर कह लो या डेटर कह लो, कितने से डेबिट करूंगा, 90।
बिकॉज कितना डेबिट होना चाहिए था 760, मैंने कितना डेबिट किया है 670, तो आप करोगे कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट 92, बताओ बेटा, कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट 90, कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट 90, टू क्या करोगे आप, टू करोगे आप क्रेडिट सेल किया है ना 760 का, 760 का आपने क्रेडिट सेल किया है ना, लेकिन सेल्स अकाउंट में तो सही है। बेटा ध्यान से देखो, जब मैं डेटर अकाउंट में पोस्ट कर रहा था तब गलती हुई है, गलती हुई है, एंड गलती कब हुई है, डेटर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद। चलो ठीक है, तो कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट 90, टू मैं क्या करूंगा, टू मैं करूंगा सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज सिंगल साइडेड है ना। क्या सेल्स में गलती हुई है, नहीं सर सेल्स सही है, बस डेटर अकाउंट में पोस्ट करते समय गलती हुई है, एज सिंपल एज दैट। अगला क्या बोला हुआ है, द सेल्स अकाउंट वॉज अंडर कास्ट बाय ₹10,000 बीइंग द मिस्टेक ऑफ कैरी फॉरवर्ड। सिंपल है, सेल्स अकाउंट में 10,000 कम क्रेडिट किए हो, सेल्स अकाउंट में कम 10,000 कम क्रेडिट हुए, तो कर दोगे 2 P&L एडजस्टमेंट। क्रेडिट कम हुआ है ना तो क्रेडिट कर दो, लेकिन सेल्स तो कर नहीं सकते, तो 2 P&L एडजस्टमेंट कर दिया हम 10,000 से। डेबिट किसे करेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। देखो बच्चों, देखते ही देखते क्या स्पीड आ रही है, क्या स्पीड है हमारी, वी हैव द पावर। ठीक है, चलिए बात, चलो 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 चलो। अगला क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक was undercast by ₹10, sorry, closing stock was overcast by ₹10,000 being the casting error in the schedule or inventory। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 10,000 रुपए से ज्यादा दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक में मैंने 10,000 रुपए से ज्यादा दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक मेरे बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा, बताओ बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक मेरे किधर दिख रहा होगा, बताओ बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए से ज्यादा दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपए से कम करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपए से कम करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 2 क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को कम कर रहे हो मतलब आप इनकम भी कम कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, क्लोजिंग स्टॉक P&L के क्रेडिट में आता है। अब जो कि P&L के क्रेडिट को कम कर रहे हो, अब जो कि आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बता दिए थे, आपको कम करना पड़ेगा। कैसे कम करोगे आप, बताओ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को आप कम कैसे करोगे, 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपने कम कर दिया कितने से, 10,000 रुपीज से। डेबिट किसे करोगे सर, सिंगल साइडेड एरर है, चुपचाप सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करो, सिंगल साइडेड एरर है, तुरंत सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करो 10,000 रुपए। ठीक है, सिंगल साइडेड एरर है, तुरंत सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करो। क्या हुआ सर, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका टोटल मैंने ज्यादा लिखा, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल ज्यादा लिखा। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मेरा असेट है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मेरा असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, लेकिन जो वो नॉमिनल अकाउंट भी है ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, तो 2 P&L एडजस्टमेंट लिख दिया, डेबिट मैंने कर दिया सस्पेंस अकाउंट को, एज सिंपल एज दैट। अब चलो बात करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन की। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, फिनिश अच्छी देनी चाहिए। गुड्स वर्थ ₹1,000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। 10,000 रुपए की गुड्स मैंने कस्टमर को दिए, बोले पसंद आए तो रख लेना, ना पसंद आए तो वापस रख कर लेना। एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक, जैसे मैंने गुड्स दिए ना, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन मैंने तुरंत उसकी एंट्री सेल्स बुक में कर दी। अब क्या बोला हुआ है, एट द क्लोजर ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। अब ध्यान से देखोगे, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। ये कौन सा कंसेप्ट है, दिट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। ये कौन सा कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। अब सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस क्या बोलता है, जब मैंने आज गुड्स को सेंड किया, क्या मैंने आज बेचा है, नहीं, मैंने आज गुड्स को सेंड किया है, तो मैं सेल की एंट्री बुक कर लेता हूं, जो मैंने करी है। अब ना बेटा दो केसेस पॉसिबल है, या तो मुझे साल खत्म होने के पहले एक्सेप्टेंस मिल जाए, अगर एक्सेप्टेंस मिल गया तो मुझे कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज सेल में ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। लेकिन सर वो एक हो सकता है, या तो हो गया रिजेक्शन, या तो नो एक्सेप्टेंस, या तो हो सकता है रिजेक्शन, या तो नो एक्सेप्टेंस। अब क्या डिफरेंस है बबुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड नो एक्सेप्टेंस। बेटा रिजेक्शन मतलब सामने वाले ने मना करके बोल दिया कि मैं गुड्स नहीं रखना चाहता। नो एक्सेप्टेंस मतलब सामने वाला गुड्स लेकर गया है, ना उसने हाँ करी है ना उसने ना करी है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, दो केसेस पॉसिबल है, पहला तो एक्सेप्ट कर लेगा, सेल में ऑलरेडी बक कर चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस क्या है, अगला रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर देगा, या उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ना एक्सेप्ट करने को भी क्या कहा जाता है, रिजेक्ट कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आपने ना किसी लड़की को प्रपोज किया, अगर उसने हाँ कहा तो हम लोग हाँ मानते हैं, अगर उसने ना कहा तो हम लोग ना मानते हैं,
एंड अगर उसका रिप्लाई नहीं आया, बताओ अगर उस लड़की का रिप्लाई नहीं आता तो भी हम लोग क्या मानते हैं, ना ही मानते हैं ना, सेम ऐसा ही है। अगर हाँ बोल दिया तो सेल मानो, अगर ना बोला तो सेल ना मानो, और अगर कुछ भी नहीं बोला तो भी सेल ना मानो। अब अगर सेल नहीं माना गया तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्स की जो एंट्री है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब सेल्स किया होगा एंट्री क्या करी होगी, डेटर टू सेल्स। अब एक एंट्री करनी पड़ेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, एक एंट्री करनी पड़ेगी सेल्स अकाउंट टू डेटर अकाउंट। एक तो एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो गुड्स है, क्या ये गुड्स मेरे प्रीमाइसेस में पड़े हुए हैं, नहीं। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करूंगा, क्या ये गुड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, नहीं, ये गुड्स मेरे पास नहीं पड़े हुए। लेकिन क्या ये गुड्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्म पार्ट करते हैं, यस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन गुड्स को अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। चाहे मैं इन्हें क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर बताऊं या क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट बताऊं, तो मुझे इन गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर बताना पड़ेगा एंड ऐड कितना, कॉस्ट। बिकॉज ध्यान से देखो बच्चों, ये जो मैंने सेल बुक किया होगा, ये सेल मैंने सेलिंग प्राइस पे बुक किया होगा, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर है इसे मुझे कॉस्ट पर बुक करना पड़ेगा, मतलब दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी। बताओ बच्चों, लास्ट ट्रांजेक्शन में दो एंट्रीज है। सबसे पहली एंट्री क्या है, सबसे पहली एंट्री हम लोगों ने देखी, सबसे पहली एंट्री हम लोगों ने देखी, इधर आ जाओ बच्चों, ठीक है। अरे बोलना माही बोलना। सबसे पहले हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बताओ बच्चों, सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री हम लोग करेंगे सेल्स को रिवर्स करने की, ठीक है। सबसे पहले एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे सेल्स को रिटर्न करने की। बताओ बच्चों, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, बताओ बच्चों, सेल्स को रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट। लेकिन सेल्स तो लिख नहीं सकता मैं, तो मैं करूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मैं करूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितने से, 10,000। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो जाएगी सर, पिछले साल का ना 10,000 नहीं, सॉरी 1,000। कितने से हो जाएगी सर, 1,000 रुपए से, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना, इट इज 25% अबव कॉस्ट। जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना, इट इज 25% अबव कॉस्ट। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 25% अबव कॉस्ट होना मतलब क्या है, अगर मेरा कॉस्ट है 100 रुपए, मेरा प्रॉफिट होगा 25, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। अब इधर मुझे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। अब इधर मुझे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1000। अब बताओ, जिन गुड्स का सेलिंग प्राइस 1000 है, जिन गुड्स का सेलिंग प्राइस 1000 है, उनका कॉस्ट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। उन गुड्स का कॉस्ट होगा 800, उन गुड्स का कॉस्ट कितना होगा 800। अब आपको उन गुड्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आना। बताओ एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, द एंट्री विल बी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, द एंट्री विल बी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। बताओ बच्चों, मैं इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट करूं तो करूं कितना, बताओ बच्चों, मैं अगर इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट करूं तो मैं इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट करूं तो करूं कितना, सर इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट करो एट कॉस्ट, दैट इज 800 टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, सॉरी टू कस्टमर, ठीक है, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल है ना सर, स्टॉक बढ़ रहा है, सिंपल है, स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट नहीं लिख सकते हो, पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट करोगे 1000 रुपए, ठीक। अब बीच का 200 क्या है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, बीच का 200 क्या है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैं इधर ये भी करूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंपल है ना। बताओ बच्चों, समझ में आया क्या, एक बार फिर से बता देता हूं। गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस होता क्या है, जब गुड्स मैंने भेजा, मैंने सेल की एंट्री कर दी। अब गुड्स का एक्सेप्टेंस आ गया तो सेल ऑलरेडी हो चुका है, रिजेक्शन आ गया तो आपको सेल्स रिवर्स करना पड़ता। ये दोनों एंट्रीज जो है ना बेटा, ये दोनों एंट्रीज अगर आपका रिजेक्शन आता है तो भी सेम है, ये दोनों एंट्रीज अगर आपका रिजेक्शन आता है तो भी ये दोनों एंट्रीज सेम है। एंड अगर आपका कौन सा एंट्री होता है, अगर आपका रिजेक्शन नहीं आता, एक्सेप्टेंस भी नहीं आता, रिजेक्शन भी नहीं आता, तो ना मान के एंट्री सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्स को रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे एंट्री, सेल्स टू डेटर, जब सेल्स किया था तो डेटर टू सेल्स किया था, अभी रिवर्स कर दोगे सेल्स टू डेटर। और इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी कितने से, 800 रुपीज से, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दोगे 800। प्रॉफिट जो आपने क्या किया था, 2 पीएनएल एडजस्टमेंट 1000, और जो प्रॉफिट है वो हटाना पड़ेगा 200 रुपीज से। अब अल्टीमेटली हमारे बुक में क्या एंट्री लिखी हुई है,
अल्टीमेटली हमारी बुक में ना कंबाइन एंट्री है। हमने क्या किया, ये 1000 राइट ऑफ कर दिया। हमने क्या किया, ये 1000 को कट कर दिया। मतलब इन शॉर्ट बुक में हमने कंबाइन एंट्री करी है, दैट इज इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 800, प्रॉफिट को मैं कम करूंगा 200 से, और टू डेटर अकाउंट 800। बताओ बच्चों, आपको एंट्री समझ में आई क्या? अगर मैं बात करूं कंबाइन एंट्री की, कंबाइन इफेक्ट क्या हुआ है, आपको इन्वेंट्री बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इन्वेंट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। आप इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट करोगे कितने से, 800 से। मैंने इन्वेंट्रीज को बढ़ा दिया 800 रुपीज से, ठीक। इन्वेंट्रीज अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट। देन टू डेटर अकाउंट, बिकॉज सेल किया था तो डेटर बढ़ा दिया था, अभी डेटर कम हो जाएगा 800, सॉरी 1000। सिंपल है ना। टू डेटर अकाउंट कर दूंगा 1000 रुपीज, एंड डिफरेंस किधर जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 200। या तो आप कंबाइन एंट्री करो, या तो आप अलग अलग एंट्री करो। डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक तो इफेक्ट ऑन पीएनएल। बताओ बेटा, पीएनएल में क्या इफेक्ट होगा? सर सिंपल है, जिधर भी पीएनएल एडजस्टमेंट है, जिधर 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 पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट होता जा रहा है आप ऐड कर दो, जिधर 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 पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट होता जा रहा है आप लेस करो। जैसे फर्स्ट केस में देखो 100 करो बेटा, फर्स्ट केस में 100 प्लस 1500 प्लस 6000, ठीक है, प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 10,000, ठीक है, माइनस 1000 प्लस 1000। बताओ कितना आ रहा है, 27,400। चेक कर लो कितना आ रहा है, 27। प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है, 27,400। चेक कर लो बेटा, 27,400 से बढ़ रहा है ना प्रॉफिट हमारा। ये 100 और 1500 में कुछ गलत है क्या? सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट हमने वही किया है। सेकंड केस में सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1500, ठीक है, 90, ठीक है, 10,000, ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है बच्चों। हमारा नेट प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा, 27,400। सस्पेंस अकाउंट आप बना सकते हो क्या? सिंपल है। सस्पेंस अकाउंट का क्या मुझे ओपनिंग बैलेंस गिवन है? कुछ नहीं। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? मुझे नहीं दिया हुआ है। अब करंट ईयर से बनाना स्टार्ट करो, डेबिट इफेक्ट दो, क्रेडिट इफेक्ट दो, एंड हमारा हो जाएगा, ठीक है।